ये वीडियो 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण का भाग 3 है। इसमें 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 5 और लेक्चर 6। लेक्चर 5 में मूलों की प्रकृति के बारे में समझाया है और लेक्चर 6 में इस चैप्टर के कुछ स्टेटमेंट वाले सम्स मैंने समझाए हैं। का लेक्चर 5वां है। इस लेक्चर में मैं आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताने लगी हूँ। हमारे पास ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, x बराबर में -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति निर्भर करती है b स्क्वायर माइनस 4ac के, और b स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब हिंदी में विविक्त कर। तो हमने d निकालना है। d निकालने के बाद हम मूलों की प्रकृति के बारे में लिखेंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो आपने इसका ध्यान रखना है। हमारा ये एक तरह से फॉर्मूला है कि अगर दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। अगर 2 बराबर के मूल होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई वास्तविक मूल नहीं होता तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होता है। अब मैं आपको उदाहरण 10 लेने लगी। आपका उदाहरण 10 है। द्विघात समीकरण 2x की 2 माइनस 4x जमा 3 बराबर में 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कि आपके पास द्विघात समीकरण है 2x की 2 माइनस 4x जमा 3 बराबर में 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, विविक्त कर निकालना है और फिर मूलों की प्रकृति बतानी है। तो आप d निकालो। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। a हमारे पास यहाँ पर 2 है, b हमारे पास -4 है, c हमारे पास 3 है। तो ये -4 की 2 -4 2 गुना 3 16 -24 -8 लेस देन 0। तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये आपका उदाहरण 16वां था। ये डिस्कस करने लगी हूँ। समीकरण 3x की 2 माइनस 2x जमा 1 बटा 3 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। मैं आपको ये क्वेश्चन लिख देती हूँ। आपके पास एक द्विघात समीकरण है 3x की 2 माइनस 2x जमा 1 बटा 3 बराबर में 0। आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। a बराबर में 3, b बराबर में -2 और c बराबर में 1 बटा 3। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका हुआ, विविक्त कर हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac। चार माइनस 4 मतलब 0। तो आपके पास आया b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया। इसका मतलब इसके मूल वास्तविक है और 2 बराबर के मूल निकलेंगे। 2 बराबर वास्तविक मूल है। x बराबर में -b प्लस माइनस d बटा 2a। तो -b -2 प्लस माइनस 0 बटा 2 गुना 3। इसका मतलब 2 बटा 6 प्लस माइनस 0। 2 प्लस माइनस 0 बटा 6 मतलब 2 बटा 6 2 बटा 6 1 बटा 3 1 बटा 3। इसके 2 मूल निकलेंगे 1 बटा 3 और 1 बटा 3। 2 बराबर के वास्तविक मूल निकलेंगे। आपकी एक्सरसाइज 4.4 प्रश्नावली 4.4 का पहले सम का सेकंड पार्ट है।
3x की 2 माइनस 4 वर्गमूल 3x जमा 4 बराबर में 0। इसमें भी हमने मूलों की प्रकृति बतानी है और मूलों का अस्तित्व, अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। पर 3 a 3 हो गया, b माइनस 4 वर्गमूल 3 हो गया, c बराबर में 4 हो गया। तो हमने d निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 4 वर्गमूल 3 की 2 माइनस 4 गुना 3 गुना 4, ये आ जाएगा 48, वही आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। तो इसके दो मूल निकलेंगे, दो बराबर के मूल निकलेंगे, दो बराबर के मूल होंगे। तो दो बराबर के वास्तविक मूल होंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा जो दो मूल निकलेंगे वो ये निकलेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, माइनस 4 वर्गमूल 3 बटा 2 गुना 3, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 4 वर्गमूल 3 बटा 2 गुना 3, ये आ जाएगा 2 दूनी 4। इसका मतलब 2 वर्गमूल 3 बटा 3 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 वर्गमूल 3 बटा 3। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, आ जाएगा 2 बटा वर्गमूल 3। इसी तरह उसको करोगे तो वो भी आ जाएगा 2 बटा वर्गमूल 3। तो पीछे आपका आंसर, बुक के पीछे जो आंसर होते हैं वो आपका 2 बटा वर्गमूल 3 के रूप में लिखा गया है। मैं यहाँ पर प्रश्नावली 4.4 का सेकंड सम करने लगी, बट उस सम को करने से पहले मैं एक बार फिर से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में कुछ बताने लगी हूँ, उसके बारे में कुछ समझाने लगी हूँ। तो आपके पास ax की 2 जमा bx जमा c बराबर में 0, ये द्विघात समीकरण है। आपको मालूम है इसके दो मूल है, x बराबर में माइनस बी प्लस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और दूसरा मूल है इसका माइनस b माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब अगर आपको ये दे दिया जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो आप क्या लिखने वाले हो? तो आपकी कंडीशन बनेगी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको दे दिया जाए मूल द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, उसके दो मूल है और दोनों बराबर हैं, तो आप क्या कंडीशन लिखोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर आपको दे दिया जाए मूल वास्तविक नहीं है, तो आप कंडीशन लिखोगे b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये 4.4 का सेकंड सम समझाने लगी। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये आपकी स्टेटमेंट है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दो मूल बराबर हो। तो पहला सम आपका 2x की 2 जमा kx जमा 3 बराबर में 0, और दूसरा सम है इसका kx ब्रैकेट में x माइनस 2 जमा 6 बराबर में 0। तो पहले मैं आपका फर्स्ट सम यहाँ पर लिख देती हूँ। अब आपकी ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? आपने इस k का मान ज्ञात करना है और आपको दिया गया है कि दो बराबर के मूल हैं। तो आपकी ये आपका द्विघात समीकरण है। इसमें a आपके पास 2 है, b आपके पास k है और c आपके पास 3 है। तो आपने कंडीशन क्या बनेगी? दो बराबर के मूल है। दिए गए समीकरण के दो बराबर के मूल है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac आप क्या लिखोगे? 0। तो यहाँ b की जगह k लिखोगे, a की जगह 2 आ गया
और 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। के हो गया वर्गमूल 24। 24 के फैक्टर बने 4 गुना 6, तो ये आ जाएगा ये प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 4 वर्गमूल 6, तो प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। तो के का ये मान आ गया। अब ये आपकी जो के की वैल्यू आई, के बराबर में प्लस में वैल्यू ले लेते हैं, इसको सत्यापन करना है कि ये वैल्यू आप इस द्विघात समीकरण में रख के बताओगे कि ये वैल्यू आपकी सत्य है। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब 2x की 2 जमा 2 वर्गमूल 6x जमा 3 बराबर में 0। हमने के की जगह इसको रख दिया 2 वर्गमूल 6, तो आपका द्विघात समीकरण ये बन गया। ठीक है, अब आप ये किसके फैक्टर्स है? ये आपका वर्गमूल 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका बना वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 गुना वर्गमूल 2x गुना वर्गमूल 3। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3 वर्गमूल 2x माइनस प्लस वर्गमूल 3 बराबर में 0। तो इसका मतलब वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3 बराबर में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2। इसी तरह यहाँ पर भी जो अगर इसको भी आप 0 के बराबर पुट करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2। तो इसका मतलब के की इस वैल्यू के लिए आपके पास 2 मूल आ गए और दोनों मूल आपस में बराबर है। ठीक है, इसलिए के का ये आंसर आपका ठीक है। इसी तरह से आप माइनस वाली वैल्यू पुट करोगे और आप इसका सत्यापन करोगे। हाँ, अब आप दूसरी वैल्यू लोगे, के बराबर में माइनस 2 वर्गमूल 6। आपके पास द्विघात समीकरण था 2x की 2 जमा kx जमा 3 बराबर में 0। तो आप के की जगह आप लिखोगे 2 वर्गमूल 6x जमा 3 बराबर में 0। इसको आप लिखोगे वर्गमूल 2x का होल स्क्वायर, 3 को लिखोगे वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 बार अगर वर्गमूल 2x गुना वर्गमूल 3 करते हो तो आपके पास यही नंबर आ जाता है। तो ये कौन सा फार्मूला बना? वर्गमूल 2x माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर बराबर में 0 बराबर में 0। तो इसका मतलब वर्गमूल 2x माइनस वर्गमूल 3 वर्गमूल 2x माइनस वर्गमूल 3 बराबर में 0। एक इसका आंसर आ जाएगा, एक मूल आएगा आपके पास आ जाएगा ये x बराबर में वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2। और इसी तरह से इसमें भी आपका वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2। आपके पास 2 मूल आ गए और दोनों मूल बराबर हैं। तो के के इस मान के लिए, के के इस मान के लिए आपके पास 2 मूल आ गए जो दोनों मूल आपस में बराबर है। तो के की ये भी वैल्यू ठीक है। इसका मतलब के की वैल्यू प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 आपका सही उत्तर है। इस वैल्यू के लिए आपके दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर के आ जाएंगे। अब मैं सेकंड सम का सेकंड पार्ट करने लगी। इसका ये है आपका के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0 और मूल बराबर है। के का मान ज्ञात करो कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी कंडीशन क्या लगाओगे? पी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। ठीक है, कंडीशन तो आपकी ये हो गई। अब इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0 मल्टीप्लाई करो के एक्स की 2 माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर में 0। तो ए आपके पास के हो जाएगा, बी आपके पास माइनस 2k हो जाएगा, सी आपके पास 6 हो जाएगा। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में ये कंडीशन में आप वैल्यूज पुट करोगे। बी की जगह माइनस 2k होल स्क्वायर
-4 इंटू के इंटू 6 बराबर में 0, 4k² माइनस 24k बराबर में 0, 4k कॉमन ले लो, k - 6 बराबर में 0। यहाँ पर गुणनखंड ही बनाया करो, गुणनखंड बनाने से आंसर ठीक आता है। 4k k - 6 बराबर में 0, इसका मतलब 4k बराबर में 0 और k - 6 बराबर में 0। तो ये k बराबर में 0 आ जाएगा, 0/4 0 आ जाएगा और k बराबर में 6 आ जाएगा। तो एक आंसर आपका k का 0 आया, एक आंसर आपका 6 आया। अब इसको हमने देखना है कि ये आंसर और ये दोनों आंसर, इसमें इस द्विघात समीकरण में हम k की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। इनको रखने से क्या हमारे पास दो मूल बराबर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कर देती हूँ। पहले आप k बराबर में 0 रखो और हमारे पास द्विघात समीकरण है kx - 2 जमा 6 बराबर में 0। अगर मैं k 0 रखती हूँ, 0 मल्टीप्लाई x - 2 प्लस 6 बराबर में 0, तो ये 0 प्लस 6 बराबर में 0, तो 6 बराबर में 0 विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि गलत है। इसका मतलब 6 0 के बराबर नहीं है। तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, k इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो k के इस मान के लिए आपके पास दो बराबर के मूल नहीं आ रहे, तो ये आपका आंसर नहीं है। अब दूसरा ले लो, k बराबर में 6। तो आपने kx - 2 जमा 6 बराबर में 0, k की जगह 6 रखा, 6x - 2 जमा 6 बराबर में 0, 6x की 2 माइनस 12x जमा 6 बराबर में 0। 6 से भाग करने पर, 6 से भाग करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, x की 2 माइनस 2x जमा 1 बराबर में 0। ये किसका फॉर्मूला हुआ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस 1 बराबर में 0। तो x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू 1 हो गई, x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब इस वैल्यू से k के इस मान से आपके पास दो बराबर के मूल आ गए, तो ये आपका आंसर ठीक है। तो इस क्वेश्चन में k बराबर में 6 इज द आंसर। k कैनॉट बी इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6। ये मेरा द्विघात समीकरण, इसका लेक्चर 6 है। इसमें मैं स्टेटमेंट वाले कुछ सम समझाने लगी। तो मेरा पहला सम है उदाहरण 11। ये सम है आपका, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। मैं लिख देती हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा से समझा देती हूँ। क्रमागत मीन्स साथ साथ वाले, विषम संख्याएं आपको मालूम है 1 3 5, धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्याएं। क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, साथ साथ वाले आपने विषम संख्याएं ज्ञात करनी है जिसके वर्गों का योग 290 है। उनके वर्गों का अगर योग किया जाए तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 290 के बराबर। तो आप क्या करोगे, मान लो एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x जमा 2। एक x है, दूसरी x जमा 2। अगर एक हुआ, x को मैं 1 ले लूं तो दूसरी 3 होगी। अगर x 3 हुआ, आपने विषम संख्याएं लेनी है, x 3 हुआ तो दूसरी संख्या 5 हो जाएगी। अगर ये 5 हुआ तो दूसरी संख्या 7 हो जाएगी। तो आपने ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिसके वर्गों का योग 290 है। तो एक संख्या x, दूसरी x जमा 2, इसके वर्गों का योग। तो प्रश्न अनुसार क्या बना, इसका वर्ग करोगे और इसका वर्ग करोगे तो उनका योग करोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 290। आप इसको हल करोगे, इसका आप सूत्र लगाओगे, x की 2 जमा 2 की 2 जमा 2 बार x गुना 2 बराबर में 290। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4
जमा 4x बराबर में 290। 2x की 2 जमा 4x जमा 4 माइनस 290। 2x की 2 जमा 4x माइनस 286 बराबर में 0। 2 से भाग करने पर आपके पास आ जाएगा x की 2 जमा 2x माइनस 143 बराबर में 0। अब यहाँ पर हमने 2 से भाग क्यों किया? अगर ये आपका ये पद और ये पद और ये पद अगर 2 से भाग होते हैं तो कर दो, ताकि ये आसान हो जाए। इसको आगे हल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर ये 3 से भाग होते हो, तीनों अगर पद 3 से भाग होते हो तो 3 से कर देते हैं, ऐसे 5 से भाग होते हो तो 5 से कर देते हैं। तो हमने इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर ये हर एक पद 2 से भाग हो रहा था तो हमने 2 से कर दिया। अब इसको हल करते हैं। x की 2 जमा 2x माइनस 143 बराबर में 0। मैं इसको 2 विधियों से इसको हल करके आपको बताने लगी हूँ। पहली विधि हम लोग लेने लगे हैं द्विघाती सूत्र। तो उसके लिए a 1 हो गया, b आपके पास 2 हो गया, c आपके पास माइनस 143 हो गया। तो आपने पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, तो ये आ जाएगा 2 की 2 माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 143। ये आ जाएगा 4 जमा 572 572, तो ये आ जाएगा 576। ये किसका वर्ग होता है? 24 का वर्ग होता है। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला लिखने लगी हूँ द्विघाती सूत्र का। माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, उसको डी लिख देते हैं। तो ये 2a माइनस 2 प्लस माइनस 24 की 2 बराबर में 2 गुना 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटा 2। एक बार प्लस करोगे तो 22 बटा 2 आ जाएगा, तो वो आपके पास 11 आ जाएगा। एक बार माइनस करोगे तो माइनस 26 बटा 2 आ जाएगा, तो आपके पास माइनस 13 आ जाएगा। तो 2 संख्याएं आपके आंसर आपका क्या आ गया? x बराबर में 11 और माइनस 13। तो ये ऋणात्मक संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने धनात्मक बोला है, तो आप ऋणात्मक को तो आप कैंसिल कर दोगे। तो x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 13, क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो आंसर आ जाएगा x बराबर में 11। ठीक है, तो एक संख्या हो जाएगी आपकी x बराबर में 11, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x जमा 2, मतलब 11 जमा 2 मतलब 13। तो ये दोनों संख्याएं हैं 11 और 13, जिनके वर्गों का योग किया जाए। इसको जांच करके मैं बता देती हूँ। इसके वर्गों का योग 11 का वर्ग करो, 13 का वर्ग करो, उनका योग करो, देखो किसके बराबर आता है? 121 जमा 169 290 के बराबर आता है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। एक संख्या विषम संख्या, देखो 11 भी आपके पास विषम है, 13 भी आपके पास विषम संख्या है। तो विषम ये भी है और ये भी विषम है। तो ये 2 हमारे पास धनात्मक विषम संख्याएं हैं, जिनके वर्गों का योग किसके बराबर होता है? 290 के बराबर होता है। तो मैं एक बार इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x जमा 2 हो गई, इनके वर्गों का योग 290 के बराबर है। आपने इसका भी वर्ग किया, इसमें सूत्र लगाया। ठीक है, अब आप इसको द्विघात समीकरण में चेंज करने लगे हो, तो ये आपके पास बन जाएगी 2x की 2 जमा 4x माइनस 286 बराबर में 0। तो 2 से भाग करने पर x की 2 जमा 2x माइनस 143 बराबर में 0। तो आपके पास आ जाएगा, इसको मैंने द्विघाती सूत्र से हल कर लिया। अब मैं आपको इसको एक दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर देती हूँ, हल कर देती हूँ। वो क्या मेथड है? अगर आपके पास था x स्क्वायर जमा 2x माइनस 143 बराबर में 0, तो इसका मिडल टर्म मध्य पद को हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। तो कैसे करोगे? एक हो जाएगा 11 13 और दूसरा हो जाएगा 11, तो जमा 13 माइनस 11। ठीक है, ये 2 आ गया, इनको गुना करोगे तो ये माइनस 143 आ जाता है। तो x स्क्वायर जमा 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर में 0। तो x कॉमन आया, x जमा 13 माइनस 11 कॉमन आया, x जमा 13 बराबर में 0। तो x जमा 13 और x माइनस 11 बराबर में 0। तो x की वैल्यू
x जमा 13 बराबर में 0, x की वैल्यू -13 हो गई। x माइनस 11 बराबर में 0, तो x की वैल्यू 11 आ गई। 13 हम ऋणात्मक है, इसको आप नहीं लोगे, तो आंसर आ गया x बराबर में 11। एक संख्या 11 हो गई, तो दूसरी संख्या आपके पास क्या होगी, क्या हो जाएगी, 11 जमा 2 13। तो आप इस ढंग से भी कर सकते हो, इसके मध्य बिंदु को इसको स्प्लिट करके भी आप इसके आंसर निकाल सकते हो। मैं अब आपको यहाँ पर एक चीज समझाने लगी हूँ। हमने b² माइनस 4ac क्या निकाला था, 24 की 2। अगर ये आपका पूर्ण वर्ग बना, पूर्ण वर्ग बना, अगर आपके पास b² 4ac पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दो मेथड आ जाते हैं। दो मेथड है, दो तरीके हैं। पहला हो गया द्विघाती सूत्र, और दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। अगर b² माइनस 4ac पूर्ण वर्ग नहीं बनता, तो एक तरीका है, एक तरीका आप यूज करोगे। कौन सा, द्विघाती सूत्र। इसका मतलब अगर ये पूर्ण वर्ग बनता है, तो आपके पास दो मेथड है, द्विघाती सूत्र और गुणनखंड विधि। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं बनता, तो आपके पास द्विघाती सूत्र है। कहने का मतलब है द्विघाती सूत्र से हर सम आपका सॉल्व हो जाता है। तो इस मेथड को आपका सीखना बहुत जरूरी है। और वैसे आपके पास अगर पूर्ण वर्ग बनने से आपके हाथ में दो मेथड रहते हैं, बट अगर नहीं बनता तो आपके हाथ में एक मेथड रहता है। मैं यहाँ उदाहरण 15 करने लगी हूँ। ये क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन लिखने लगी हूँ यहाँ पर, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, धारा के अनुकूल का मतलब क्या है, स्थिर जल में चाल किसी नाव की क्या है, तो मैं सब ये एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अब देखो, आपके पास ये नदी है, अब इसमें एक बोट है, ये अब इसमें बोट की चाल है और आपके पास ये नदी की चाल है। ठीक है, नदी की चाल हम x किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। नदी की चाल हमने निकालनी है, उसको हम x किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। 1 घंटे में नदी आपकी x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रही है। और खड़े पानी में जो नाव की चाल है वो आपको दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दी गई है। खड़े पानी में नाव की चाल आपको दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल जाने का मतलब इसका क्या है कि धारा आपकी इस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, पानी का बहाव इस डायरेक्शन का है, प्रतिकूल। तो ये इस धारा की चाल इधर है, नाव की चाल इधर है। तो उस केस में आपकी नाव की चाल क्या हो जाएगी, ये हमारी x किलोमीटर पर घंटा है, ये हमारी 18 किलोमीटर पर घंटा है। तो यहाँ पर आपकी नाव स्लो हो जाएगी, धीमी चलेगी, तो वो हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह से अनुकूल का होता है कि अगर आपकी ये धारा की चाल है, ठीक है, ये आपकी x किलोमीटर पर आवर है, आपकी नाव की चाल है, ये आपकी 18 किलोमीटर पर आवर है। तो इसी डायरेक्शन में आपकी नाव चल रही है, ये नाव भी आपकी इसी डायरेक्शन में चल रही है, धारा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो आपकी नाव तेज हो जाएगी। तो उसकी जो चाल बन जाएगी वो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसी चीज को लिख देती हूँ। मान लो धारा की चाल,
आपकी x किलोमीटर पर आवर है, इसको आपने निकालना है। दूरी आपके पास कितनी है? दूरी आपके पास है 24 किलोमीटर। आपकी नाव धारा के प्रतिकूल चल रही है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपके पास समय कितना लगेगा? समय लगेगा दूरी बटा चाल। दूरी, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, 24 बटा 18 माइनस x घंटे। इसी तरह से अब आपके पास अनुकूल नाव की चाल कितनी है? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। दूरी आपकी वही 24 किलोमीटर है। अब बोलो समय कितना लगेगा? समय लगेगा 24 बटा 18 जमा x किलोमीटर घंटे, एक घंटे। ठीक है, धारा के अनुकूल नाव की चाल होगी 18 जमा x किलोमीटर पर आवर। समय लगेगा 24 बटा 18 जमा x घंटे। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर समय उसको ज्यादा लग रहा है, यहाँ से इसकी अपेक्षा इसमें समय ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो हम दिस माइनस दिस करके 1 कर देंगे। प्रश्नानुसार चौबीस बटा 18 माइनस x माइनस 24 बटा 18 जमा x बराबर में 1। एलसीएम ले लो, 18 माइनस x 18 प्लस x। आपका यहाँ पर आ जाएगा 24 18 प्लस x, यहाँ पर आ जाएगा 24 18 माइनस x बराबर में 1। इसको करोगे, गुना करोगे तो 432 जमा 24x माइनस 432 माइनस प्लस 24x बटा, ये फॉर्मूला बना a माइनस बी a प्लस बी, 18 की 2 माइनस x की 2 बराबर में 1। आपके पास ये 432 से कट गया। 48x बटा 324 माइनस x की 2 बराबर में 1। 48x बराबर में 324 माइनस x की 2, x की 2 जमा 48x माइनस 324 बराबर में 0। a द्विघाती सूत्र लगाने लगे, b बराबर में 48, c बराबर में माइनस 324, b² माइनस 4ac। 48 की 2 माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 324, ये आ जाएगा 2304 माइनस प्लस 1296, ये आ जाएगा 3600। 60 की 2। अब आपके पास फॉर्मूला लगा माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। तो माइनस बी आपके पास 48 था, माइनस 48 प्लस माइनस 60 की 2 बटा 2 गुना 1 आ जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस 60 बटा 2। एक बार प्लस लोगे तो आपके पास 12 बटा 2 आ जाएगा, और एक बार माइनस लोगे तो माइनस 108 बटा 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा माइनस 54। इसका मतलब एक आंसर आया 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आया माइनस 50 किलोमीटर पर आवर। एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, एक 6 और एक दिस माइनस 53। अब धारा की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 54। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब धारा किस रफ्तार से चल रही है? 6 किलोमीटर
तादाद के हिसाब से चल रही है। इसी सम को अगर मैं गुणनखंड विधि से करूं तो कर सकती हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर जमा 48x माइनस 324 बराबर में 0। आप इस मेथड से भी कर सकते हो गुणनखंड। एक्स स्क्वायर जमा 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर में 0। x कॉमन आया, x जमा 54 माइनस 6 कॉमन आया, x जमा 54 बराबर में 0। x जमा 54 और x माइनस 6 बराबर में 0। तो x जमा 54 बराबर में 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 54। तो आपका ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 54, मैंने अभी आपको समझा दिया है, ठीक है। ऋणात्मक नहीं हो सकती चाल। तो x माइनस 6 बराबर में 0, तो x बराबर में 6, ये आपकी चाल है। 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी चाल आ गई। अब अगर आपको यहाँ पर फैक्टर्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं एक मेथड बता देती हूँ। 324 के ऐसे फैक्टर्स बना लो। ठीक है, आपके फैक्टर्स बने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ से आप मैक्सिमम देख लो किस तरह कितने फैक्टर्स बनेंगे। एक तो बन गया 2 गुना 162, एक बनेगा 4 गुना 81, एक बनेगा 12 गुना 27, एक बनेगा 36 गुना 9, 53 गुना 6। तो वो जितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस बनते हैं इनके वो बना लो, उसमें देख लो कि कौन सा आपको चाहिए। मैं अब आपको प्रश्नावली 4.3 का 9वां सम समझाने लगी। अब आपका ये सम है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9/3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों नल हौज को भरते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल अगर हम लेते हैं कि वो x घंटे में भरता है, तो छोटे व्यास वाला उसको x जमा 10 घंटे में भरता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। आपका ये जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक नल ने बड़े व्यास वाला और छोटे व्यास वाला अलग से हौज को भरने में कितना समय लगाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, ये आपका हौज है। एक इसमें बड़े व्यास वाला नल है, एक इसमें छोटे व्यास वाला नल है। ये दोनों इस हौज को भरते हैं। अगर ये इसको x घंटे में भरे तो ये इसको कितने टाइम में भरेगा, x जमा 10 घंटे में। और ये जो पूरा हौज है, ये पूरा हौज भरने में कितना, दोनों नल चला दिए जाए तो ये हौज को 9/3/8 घंटे में भर देते हैं। इसका मतलब 75/8। इसको अगर हल करोगे तो 75/8 घंटे में ये हौज दोनों नल अगर चले तो इसको भर देते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर 1 घंटे में निकालना है कि 1 घंटे में कितना हौज, ये जो नल है 1 घंटे में कितना हौज भरता है और ये भी 1 घंटे में कितना हौज भरता है। तो पहले हम इसको, अगर ये नल चलाते हैं तो ये x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये वाला नल 1 घंटे में कितना हौज भरेगा, 1/x भाग इसका भर देगा। तो हम हर चीज को पहले 1 घंटे में निकालेंगे। और ये वाला नल 1 घंटे में कितना हौज भरेगा, 1/x जमा 10 भाग। तो इसका मतलब अगर ये दोनों साथ साथ चला दिए जाए तो 1 घंटे में ये कितने हौज को भर लेंगे, 1/10 जमा 1/x जमा 10, इतना भाग भर लेंगे। अब ये पूरा हौज कितने घंटे में भरा गया, 75/8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 1 घंटे में ये 8/75 भाग को भर लेगा। अब इसको और इसको अगर हम बराबर कर दें, क्योंकि ये चीज हमें दी हुई है, तो इसको बराबर कर देंगे तो हमारा सम हल हो जाता है।
अब मैं यही यहाँ पर लिख देती हूँ। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने निकालना क्या है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हम यहाँ से शुरू करते हैं। मान लो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरता है x घंटे में। तो 1 घंटे में निकाल लें अभी से। तो 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज के 1/x भाग को भर देगा। अब छोटे व्यास के वाले के लिए लिखो, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरता है कितने घंटे में, x जमा 10 घंटे में। एक घंटे में छोटे व्यास वाला नल हौज के कितने भाग को भरेगा, 1/x जमा 10 भाग को भर देगा। दोनों नल 1 घंटे में हौज के 1/x जमा 10 भाग को भर देंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, पूरा हौज कितने घंटे में भरा जाता है, दिया है 1 पूरा हौज 75/8 घंटे में भर जाता है। इसका मतलब 1 घंटे में 1/75/8 मतलब 1 गुना 8/75 मतलब 8/75 भाग भर जाता है। अब आप क्या करने वाले हो, इसको और इसको आपस में बराबर कर दोगे। 1/x जमा 10 बराबर में 8/75। इसका मतलब 1 घंटे में ये इतना भाग भरता है और ये भी आपको बताता है 1 घंटे में इतना भरता है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अगले पेज पे इसको हल करते हैं। इस कैल्शियम ले लो, यहाँ पर x जमा 10 आएगा, यहाँ पर x आएगा, तो ये आ जाएगा आपका x जमा 10 जमा x बटा x की 2 जमा 10x बराबर में 8/75। यह आ जाएगा 2x जमा 10 बटा x की 2 जमा 10x बराबर में 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
ये आपके पास आ जाएगा 8x² जमा 10x। ये आ जाएगा 150x जमा 750 बराबर में 8x² जमा 80x। ये आपके पास आ जाएगा 8x² जमा 80x माइनस 150x माइनस 750। ये आपके पास आ जाएगा 8x² माइनस 70x माइनस 750। ये आ जाएगा, इसको 2 से भाग करो, 4x² माइनस 35x माइनस 375 माइनस 375। आपके पास आ गया 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। ए आपके पास 4 है, बी आपके पास माइनस 35 है, सी आपके पास माइनस 375। डी निकाल लो। बी की 2 माइनस 4ac माइनस 35 की 2 माइनस 4 गुना 4 गुना माइनस 375। ये आ जाएगा 1225 प्लस 6000। ये आ जाएगा 7225। ये होता है 85 की 2। x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। ये आ जाएगा माइनस 35 प्लस माइनस 85 की 2 बटा 2 गुना 4। ये आ जाएगा 35 प्लस माइनस 85 बाय 8। एक बार प्लस करोगे तो 35 जमा 85 बटा 8 120 बटा 8, तो ये आ जाएगा 15। एक बार आप इसको माइनस करोगे 35 माइनस 85 बटा 8, ये आ जाएगा माइनस 50 बटा 8, तो ये आ जाएगा माइनस में माइनस 25 बटा 4। तो आपके पास ये माइनस में नहीं हो सकते, घंटे कभी माइनस में नहीं होते, तो ऋणात्मक आंसर को छोड़ दीजिए। तो x की वैल्यू आपका माइनस 25 बटा 4 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो 15 घंटे में तो बड़े जो व्यास वाला नल इसको 15 घंटे में भरता है, तो छोटे व्यास वाला नल कितने में भरेगा? तो बड़े व्यास वाला नल हौज को कितनी देर में भरेगा? 15 घंटे में। छोटे व्यास वाला नल हौज को भरता है कितने घंटे में? x जमा 10 मतलब 15 जमा 10 मतलब 25 घंटे में। यहाँ मेरा तीसरा भाग समाप्त होता है। यदि आपको इस चैप्टर के कुछ और सम समझने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।